हेलो एवरीवन, कल मैंने क्लास के अंदर बता दिया था, कल एक जनरल इंट्रो लिया था, बहुत ब्रीफ। एक तरीके से बोला जाए तो अपन जो अपना पेपर नंबर 6 है वो आज से अपन स्टार्ट करेंगे। और मैंने कल बोल दिया था कि आज अपन पहले पढ़ेंगे पार्ट 3। कितने नंबर का था ये? 40 मार्क्स। जो पार्ट 3 अपना इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, वो अपन स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ पार्ट 3। पहले अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है हमारा, दैट इज अ इंसॉल्वेंसी लॉज। इंसॉल्वेंसी लॉज, लॉ को तो क्या बताया, लॉ का मतलब क्या होता है? नियम। नियम तो नियम होते हैं, कानून, कायदे। इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसॉल्वेंसी। सर इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी मीन्स इंसॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट नहीं है। और सॉल्वेंट का मतलब होता है जब कोई पर्सन अपनी लायबिलिटीज और डेब्ट्स पे करने के लिए कैपेबल हो। तो यदि कोई भी पर्सन अपनी लायबिलिटीज को या डेब्ट्स को पे करने के लिए कैपेबल नहीं हो तो उसको आप क्या बोलते हो? इंसॉल्वेंट। कोई कंफ्यूजन? यदि कोई भी इंसॉल्वेंट है तो क्या पहले कोई प्रोविजन थे? 1909, 1920 इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए बने हुए थे इंसॉल्वेंसी लॉज। कि यदि कोई भी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म यदि इंसॉल्वेंट हो जाए, लायबिलिटीज यदि पे नहीं कर पाए, तो फिर इंसॉल्वेंट होने पर उसकी एसेट कैसे बेची जाएगी, उसको दिवालिया कैसे घोषित किया जाएगा, तो उसके लिए पहले से लॉ बने हुए हैं। लेकिन जो बने हुए हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के लिए। सर यदि कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए तो कौन? तो यदि कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए तो 1985, कौन सा ईयर? तो 1985 में जो कंपनीज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए 1985 के अंदर लॉ आया था, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। कौन सी कंपनीज? सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 और सिख इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट। मतलब जो सिख है, सिख मतलब SICK, बीमार कंपनीज। ऐसी कंपनीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका फाइनेंशियल पोजीशन बेटर नहीं है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका फाइनेंशियल पोजीशन वर्स है, बेकार है, उन इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए, रीहेबिलिटेट करने के लिए एक लॉ बनाया गया 1985 में। जैसे जानवरों का डॉक्टर अलग होता है और इंसानों का डॉक्टर अलग होता है, तो यदि आप एक कानून बना रहे हो जहां पे कंपनीज को रिवाइव करना है, कंपनी को रिहेबिलिटेट करना है, तो एक डॉक्टर तो पैदा करना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए डॉक्टर बनाया गया BIFR। क्या डॉक्टर बनाया गया? किसका डॉक्टर? बीमार कंपनी का। तो यदि कोई भी कंपनी यदि सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज हो जाती है तो उन कंपनीज को रिवाइव करने के लिए, उन कंपनी को रीहेबिलिटेट करने के लिए एक लॉ क्रिएट किया गया, दैट इज सीका 1985। इस लॉ के अंदर हमने एक बोर्ड बनाया ओनली फॉर इंडस्ट्रियल कंपनीज, और उस बोर्ड का नाम था BIFR। क्या नाम था? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोला मैंने? BIFR, B फॉर बोर्ड, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये बाइफर स्पेशलाइज्ड था ओनली फॉर बीमार कंपनीज। मीन कोई भी इंडस्ट्रीज और कंपनी, कोई भी इंडस्ट्रियल कंपनी जो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इनमें इन्वॉल्व है, और यदि वो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन यदि वर्स हो जाता है तो ऐसी इंडस्ट्रियल कंपनीज के रिवाइवल के लिए स्पेशलाइज्ड बोर्ड था। क्या नाम था उसका? बाइफर। क्या नाम था? फिर क्या प्रॉब्लम आ गई सर? इतना बढ़िया था, 1985 में बहुत बढ़िया हो गया था काम, लेकिन प्रॉब्लम आई। क्या आई?
क्योंकि जब कोई लो बनता है तभी पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती है, थ्योरेटिकल पता नहीं चलता प्रॉब्लम्स का। तो वाइपर क्या करेगा, कोई भी सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज होगी तो पहली बात तो पता ही बहुत बाद में पता लगाया जाता था कि ये कंपनी बीमार हो गई, पहली प्रॉब्लम तो ये होती थी। तो बार बार हमने क्या किया, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज की डेफिनेशन को चेंज किया कि जल्दी पता लगाओ कि कंपनी बीमार हो गई। बोलते भी ना, जैसे हल्का सा भी आपको पता चले कि आप बीमार हो तो वेट ना करो, डॉक्टर को दिखाओ। वो आजकल तो एक नया कंसेप्ट वो लेके आ गए, बीमार पड़े ही चेकअप कराते रहो एवरी ईयर, जिससे कि बीमारी जितना जल्दी आपको पता लगेगी आप कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, वो तो मैनेजेबल था। हमने बार बार सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का डेफिनेशन चेंज किया, हमने भी पता लगाया जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। क्या पता लगाया, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, बीमार कंपनीज कौन सी हो रही है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं जिनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गया है, वर्स। तो फिर जैसे पता लग जाता है कि ये सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है तो वाइपर का रोल स्टार्ट हो जाता है। फिर वाइपर क्या करेगा, उनको रिवाइव करेगा, रिहेबिलिटेट करेगा, उसके लिए बहुत सारे मेजर्स लेगा। क्या करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए, वापस से बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में लाने के लिए। किनको, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज को। रिवाइवल हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज का रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन यदि पॉसिबल नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या, जिन सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज का यदि रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन यदि पॉसिबल नहीं है, यदि उनको वापस से आप बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं लेके आ सकते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रियल कंपनीज का क्या किया जाए, वाइंड अप कर दो। ओह, ये थी प्रॉब्लम। सच में क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज का रिवाइवल करता है वाइपर, और वाइपर ने बोल दिया कि भैया रिवाइवल पॉसिबल नहीं है। तो वाइपर क्या रिकमेंड करता है, इस कंपनी को वाइंड अप कर दो। लेकिन कंपनी लॉ में दिया हुआ है कि वाइंड अप कौन करेगा, हाई कोर्ट। कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ और आ रहा होगा, जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि तुम आज का 2025 की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं 85 की। तो 85 के अंदर जो वाइंडिंग अप का जो पावर होता था, लिक्विडेशन का जो पावर होता था कंपनीज का, वो हाई कोर्ट के पास होता था। किसके पास होता था, कब के जमाने की बात कर रहा हूं बेटा भाई, 85, 90s, 95, 2000, 2005, उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, और तुम 2025 को जानते हो। कंपनी का वाइंड अप कौन देखेगा बेटा, हाई कोर्ट। कौन देखेगा, हाई कोर्ट। तो मींस जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज है उनका जो रिवाइवल है, रिहेबिलिटेशन है, वो तो वाइपर के पास है। लेकिन वाइपर ने रिकमेंड कर दिया भैया रिवाइवल मेरे से नहीं होगा, रिवाइवल पॉसिबल है ही नहीं। वो हमने पूरा चेक कर लिया, पूरा एग्जामिन कर लिया। तो जब रिवाइवल पॉसिबल नहीं है, जब रिवाइवल पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, लिक्विडेशन होगा। लिक्विडेशन के लिए आप कहां जाओगे, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट क्या बोलेगा, वाइपर कौन, क्या बोला मैंने, कभी आप डॉक्टर के पास गई हो बेटा, तुम गई हो बेटा, सब गए मतलब डॉक्टर के पास, बड़ा मजा आता है डॉक्टर के जाने में। नहीं मजाक करता हूं, नहीं मजाक क्या आता है वो बताता हूं मैं। अब आप डॉक्टर के पास यदि आप गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, चेकअप मतलब ब्लड टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट होते ना, वो टेस्ट किया। डॉक्टर मतलब डॉक्टर के आसपास वाले, वो लेबोरेटरी वाले। तो आपने टेस्ट करा लिया, फिर डॉक्टर बोलता है भैया आपकी तो बीमारी अलग है। क्या अलग है, बीमारी अलग है, आप तो किसी और डॉक्टर को रेफर करो। तो फिर आप नए डॉक्टर के पास जाते हो, फिर आप उसको बोलते हो भैया ब्लड टेस्ट, क्या बोलते हो, ये लो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, ये लो बाकी टेस्ट। तो डॉक्टर क्या करता नया वाला, मैं कंसिडर नहीं करूंगा। फिर आपको बड़ा गुस्सा आता है, इसकी मुंडी तोड़ दे। कुछ तो बोल भी लेते मेरे से, भैया ब्लड टेस्ट तो ब्लड टेस्ट ही होता है, वापस से कराओ। क्यों कराओ, गुस्सा आता है ना।
जब एक बार ब्लड टेस्ट 3 दिन पहले ही हुआ तो कंसिडर करो ना उसको यार। तो तुम्हारी मशीन क्या भगवान आसमान से ही? ईगो प्रॉब्लम नहीं, यहां पे तो ईगो प्रॉब्लम नहीं, यहां तो मनी प्रॉब्लम है। या तो क्या है नहीं, किसी के फैमिली मेरी डॉक्टर हो तो डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, डॉक्टर के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन तुम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी। आप कभी लेटेस्ट टेस्ट कराया था, फिर भी आप किसी नए डॉक्टर के पास गए तो बोलता है वापस से टेस्ट कराना पड़ेगा, वापस से आपको सब नया कराना पड़ेगा। बोलते भैया अभी तो कराए, चुप। आप डॉक्टर से ज्यादा डिबेट नहीं कर सकते बस। तो हाईकोर्ट बोलता है हाईकोर्ट तू बोलता है वाइंड अप कर दो, बाप को गुलाम हूं मैं, गुलाम हूं मैं। तो उन्हें बोला वाइंड अप कर दो। आपको शायद समझ में आ रहा होगा क्या प्रॉब्लम्स थी। हाईकोर्ट बोलता है भैया कंपनीज एक्ट 1956, 2013 तो बाद में आया ना। कंपनीज एक्ट 1956 में हाईकोर्ट बोलता है मुझे पावर दिया है कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट बोलता है मेरी मर्जी होगी तो वाइंड अप करूंगा। तेरे बाप का गुलाम हूं, तूने बोला वाइंड अप कर दूं, क्यों कर दूं? नहीं करूंगा मैं तो। बाइकर बोलता है भैया हम सब कुछ चेक कर चुके हैं इतने महीने से, इतने सालों से चेकअप कराओ। मैं क्या चेकअप कराओ? उस कंपनी को रिवाइव करने का, उस कंपनी को रिहेबिलिटेट करने का ट्राई करें। हमने एक ही चीज देखी है, रिवाइवल पॉसिबल नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब एक ही ऑप्शन है, इस कंपनी को वाइंड अप कर दो। हाईकोर्ट बोलता है तेरी तो नहीं सुनूंगा। जिनके घर में 2 भाई होते ना, या 2 सिस्टर्स होती है, एक ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं और दोनों की बराबर की एज है, वो समझ गई पीछे वाली बच्ची। तो जहां ज्यादा एज गैप नहीं होता और यदि एक दूसरे को एडवाइस दे ये पढ़ाई कर ले, तो तू पहले पढ़ ले, मुझे बता रहा है ज्यादा। मुझे बोलेगा तू पढ़ाई कर ले, कच्चे से पढ़ाई होती नहीं, मेरे बताएगा पढ़ाई कर ले। बराबर की एज, यदि एज गैप बहुत ज्यादा है तब तो बात ही अलग हो जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दैट वाज द प्रॉब्लम विद द हाईकोर्ट। हाईकोर्ट सुनता ही नहीं था बाइफर की। तो इस मतलब बाइफर ने जो पूरा एग्जामिनेशन किया, जो बाइफर ने पूरा चेकअप किया, जो बाइफर ने पूरा देखा, वो पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईकोर्ट बोलता था भैया तुम्हारे जो ओपिनियन है, तुम्हारी जो रिकमेंडेशन है, मैं कंसिडर नहीं करूंगा, हम तो वापस से पूरा चेक करेंगे कि वाइंड अप करना है नहीं करना है। इसका मतलब बिना मतलब टाइम ज्यादा लगता था। एक ही काम 2 लोग मिलकर किया करते थे। यस और नो? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होता क्या है, एक ही मां के 2 बेटे, एक ही मां के बेटा बेटी, मानते क्यों नहीं? मां की मानेंगे, बाप की मानेंगे, मां की मानेंगे, बाप की मानेंगे, लेकिन तेरी क्यों मानेंगे? मैं मानूंगा मेरे कंपनीज एक्ट 1956 की। कंपनीज एक्ट 1956 मुझे बोलता है हाई कोर्ट एज अ डिस्क्रिशनरी पावर की वाइंड अप करे या ना करे, ठीक है मेरी मर्जी। कंपनीज एक्ट बोलता है मेरे को। वही सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 बोलता है कि बाइपर एज अ पावर टू गिव द ऑर्डर फॉर वाइंड अप, और यदि बाइपर बोले तो हाई कोर्ट को वाइंड अप कर देना चाहिए, ऐसा सिक्का बोलता है। लेकिन हाई कोर्ट बोलता है मुझे क्या मतलब बाइपर क्या कहता है, मुझे क्या मतलब सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, उधर सिक्का बाहर में जाए, हमें तो कहां से पावर मिला है? कंपनीज एक्ट 1956 से। अब आया कि नहीं आया समझ में? बिना मतलब की जो लीगल प्रोसीजर्स होती थी, जो लीगल डिलेज होती थी, बहुत ज्यादा हो जाता था, क्योंकि लो डिले हो गया बिना मतलब का ही। जो काम आपका बहुत जल्दी हो सकता था वो काम आपका बिना मतलब नंबर ऑफ इयर्स लग जाते थे, क्योंकि हाईकोर्ट वापस से क्या करेगा, रिकंसिडर करेगा सारे मैटर को कि वाइंड अप करना है नहीं करना, लिक्विडेशन करना है या नहीं करना है। और एक और प्रॉब्लम थी जेन्युइन, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग लॉज बने हुए थे, इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए अलग लॉ बने हुए थे, और सीका 1985 तो सिर्फ इंडस्ट्रियल कंपनीज को कवर करता था। जो इंडस्ट्रीज नहीं है उनके लिए क्या है, मतलब आप कंपनी तो हो लेकिन आप इंडस्ट्री फॉर्म में बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपका काम क्या है, माल बेचना और माल खरीदना, तो आप सीका 1985 के अंदर कवर्ड होंगे, तो फिर उनके लिए क्या लो है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो पता है क्या किया, 2016 कौन सा ईयर, 2016 के अंदर एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम था IBC,
इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। और जितना मुझे ध्यान है न्यू सिलेबस वालों ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, न्यू सिलेबस में आईबीसी नहीं है, लेकिन जिन्होंने ओल्ड सिलेबस पढ़ा है तो उन्होंने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना नहीं पढ़ा जितना कि अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को तो पूरा डिटेल्ड में ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? आईबीसी 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। और 2016 में ये लॉ बनाया गया विद द इंटेंशन, जब भी कोई कानून बनता है तो उसका एक विजन होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक पर्पस होता है। तो अब क्या पर्पस था हमारा? अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग कानून बनाने की बजाय एक पर्सन के लिए एक ही कानून बना दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी इंसॉल्वेंट हो, कोई भी इंसॉल्वेंट हो, सबके लिए एक ही कानून आईबीसी 2016। चाहे कंपनी का इंसॉल्वेंसी का मैटर हो, चाहे कंपनी का लिक्विडेशन का मैटर हो। अब एनसीएलटी मैटर देखेगा, आपको पता है 2016 के अंदर एनसीएलटी आ गया था, ये तो कंपनी लॉ में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। एनसीएलटी फुल फॉर्म पता है किसी को? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मींस आई कोर्ट पहले भी था, आई कोर्ट अभी भी है, लेकिन कंपनी लॉ के रिगार्डिंग जो मैटर्स है वो हाई कोर्ट में नहीं जाते, क्योंकि हाई कोर्ट में पहले ही बहुत बर्डन है। तो जो कंपनीज वाले जो मैटर्स होते हैं, चाहे वो आपके इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग मैटर हो, चाहे वो लिक्विडेशन के रिगार्डिंग मैटर हो, वो कौन देखेगा? एनसीएलटी देखेगा। अब एनसीएलटी की बात को काट नहीं सकता। अब एनसीएलटी बोल दे कि इंसॉल्वेंसी फेल हो गई, तो लिक्विडेशन का ऑर्डर कौन देगा? एनसीएलटी। और इंसॉल्वेंसी फेल के लिए किसने बोला? एनसीएलटी। तो अल्टीमेटली अब वो डुप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर नहीं होगा जो पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले इंसॉल्वेंसी वाला मैटर कौन देख रहा था? कंपनीज का बाइफर। और वाइंड अप कौन देख रहा था? आई कोर्ट। तो वहां पे डुप्लीकेशन हो रहा था, वापस से आई कोर्ट उतना ही टाइम लेता था जितना टाइम बाइफर ने लिया था, और यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंसी का मैटर भी किसके पास है? एनसीएलटी के पास। और वाइंडिंग और लिक्विडेशन भी कौन देख रहा है? एनसीएलटी। ये बात समझ में आ गई? तो अब थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं अपन, फटाफट जल्दी से आ जाओ। क्या पढ़ने वाले अपन? इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग ऑफ द कंपनी पार्ट 3। तो आईबीसी आया कैसे? 2016 में मोदी जी खा पी के उठे होंगे और कानून बना दिया हो गया। सर इंडिया में इतना जल्दी कानून नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट के 3 हाउसेज होते हैं, 4 हाउसेज होते हैं? तुम लोगों को मेरा स्टाइल पता ही है, तो ठीक है 2 ही हाउसेज है। कितने हाउसेज है? कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। और ये भी पता है पहले लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है? पहले लोकसभा में अप्रूव होता है और बाद में राज्यसभा में अप्रूव होता है। तो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये लॉ कैसे बना। आईबीसी 2016 क्या हो गया बेटा? तो ये जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का जो पहले बिल बनाया गया, जो लॉ का जो मैटर था, वो सबसे पहले हमने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। कौन से डेट पे? 21 दिसंबर 2015। और लोकसभा ने क्या कर दिया? अप्रूव्ड कर दिया 5 मई 2016। देन राज्यसभा के अंदर अप्रूव्ड हो गया 11 मई 2016 को। एंड देन बाद में अभी तक क्या बनता है? ये बिल क्या बनता है? मतलब क्या हुआ? लोकसभा ने भी अप्रूव कर दिया, राज्यसभा ने भी अप्रूव कर दिया। अल्टीमेटली किसकी अप्रूवल चाहिए होती है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अल्टीमेटली अप्रूवल आ गई। अप्रूवल आते ही क्या बन गया? लॉ बन गया आपका 28 मई 2016। आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 आया कब? 2016 में। तो अब इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी या इससे कनेक्टेड मैटर, जिन प्रॉपर लॉज में यही मैटर था, उन लॉ को तो हम क्या करेंगे? पूरा खा जाएंगे। खाने का मतलब बेटा रिपील, रिपील मतलब हटा दो। और जिन जिन लॉ में इंसॉल्वेंसी का रेफरेंस आता था, जैसे पहले कंपनीज एक्ट क्या करता था? सीका का रेफरेंस देता था। अब कंपनीज एक्ट में किसका रेफरेंस आएगा? यदि कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो
तो कंपनीज एक्ट बोलेगा अब नहीं देखेंगे, आप आईबीसी से बात कर लेना। यदि किसी इंसॉल्वेंसी कंपनी लोग का कोई रेफरेंस आएगा जीएसटी के अंदर, क्योंकि रिकवरी करनी पड़ती ना बेटा, एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ के आए होंगे, डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आपको डिमांड करना है, रिकवरी करना है, रिकवरी करोगे तो पर्सन से करोगे, कंपनी से करोगे, हो सकता है कंपनी की इंसॉल्वेंसी चल रही हो, तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट टू आईबीसी। लेकिन पहले आईबीसी थोड़ी होगा करता था, पहले सब्जेक्ट टू क्या होता होगा, सीखा। पहले वाले लो में पहले क्या होता था आपको ना, जीएसटी कब आया, 2015, 2016, 2017, ठीक है। आप पूरा जीएसटी पढ़ा है, ऐसा कैसे भूल जाते हो। तो जीएसटी आपका 2017 में आया था, आईबीसी के बाद आया था, तो जीएसटी में अमेंडमेंट नहीं होगा। लेकिन जीएसटी आने से पहले बहुत सारे लोग थे, ये तुम्हें याद है, जो मैंने तुम लोगों को टैक्सेस के अंदर इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ाया था, वहां भी ऐसे रामायण पढ़ी थी अपन ने थोड़ी सी, जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए जरूरी होता है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको पता होगा जीएसटी आने से पहले एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी। टैक्स याद नहीं है, मत करो याद। तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लगता था। अब तो क्या है, सबके ऊपर एक ही लगता है, क्या है वो, जीएसटी। चाहे मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे माल बेचो, चाहे सेल करो, पहले सेल पे सेल टैक्स लगता था, सीएसटी लगता था, अब क्या लगता है, जीएसटी। जो मैंने बताया ना, सबका रेलिवेंसी है, बिना मतलब कुछ नहीं बताया। तो 2016 के अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर लॉ बने हुए थे, सुनना बात ध्यान से, बातें करनी है, और बातें करने से कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। 2016 में जब आईबीसी आया, तो जिन जिन लोग का टारगेट ही इंसॉल्वेंसी है, उन लोगों को तो आप क्या करोगे, रिपील। और जिन लोगों का मेन टारगेट इंसॉल्वेंसी नहीं है, जहां पे इनडायरेक्टली पॉइंट आ जाता है, उनमें आप क्या करोगे, अमेंडमेंट। क्या करोगे, तो जब आईबीसी 2016 आया, तो आईबीसी 2016 ने क्या किया, रिपील कर दिया। किन किन को रिपील, रिपील मतलब किन को हटाया, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, जो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी के लिए था। क्या नाम है बेटा, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में। दो एक्ट बने हुए थे पहले, 1909, 1920। अब क्या जरूरत है भैया, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी के लिए भी क्या बना हुआ है, आईबीसी 2016। तो जैसे आईबीसी 2016 आया, तो जो लोग ऑलरेडी लो बने हुए थे, उन सबको क्या कर दिया, हटा दिया। किन को हटा दिया, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 एंड थर्ड कंपनी के लिए जो बना हुआ है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, उसको क्या कर दिया, रिपील। और जगह जगह जिन लो में पुराने लो का रेफरेंस आता था, तो अब जगह जगह उन लोज में किसका रेफरेंस आएगा, इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग, आईबीसी का। उन लो में क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट, क्या जाएगा, चेंजेस। तो कौन कौन से ये लो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये पहले पार्टनरशिप एक्ट किसका रेफरेंस देता होगा, 1909 और 1920 का, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। अब पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, भैया रेफर टू आईबीसी इफ यू गेट इंसॉल्वेंट। नहीं, यही बात समझ में। तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या हो गया, अमेंडमेंट। एलएलपी एक्ट 2008 एक्ट में भी अमेंडमेंट होगा। कौन सी वाली एलएलपी, जो इंसॉल्वेंट होगी, क्योंकि पहले एलएलपी किसका रेफरेंस देती होगी, सीका का या बाकी लोगों का रेफरेंस देती होगी। अब किसका रेफरेंस देगी एलएलपी, जो इंसॉल्वेंट हो जाएगी एलएलपी, किसका रेफरेंस देगी, आईबीसी 2016। कंपनीज एक्ट 2013, रिकवरी ऑफ द डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड एफआईज, इसका रीजन अलग है, इसके रीजन अलग है। ये भी एक पूरा चैप्टर है, डोंट वरी अबाउट इट। कौन सा वाला, पॉइंट नंबर 4, ये मैं जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। तो रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड एफआईज, ड्यू टू मतलब बकाया। तो बैंक और एफआईज होते हैं ना, बैंक और एफआईज,
जिनका काम क्या होता है रसगुल्ला बेचना या गुलाब जामुन बेचना, लोन बेचना, लोन ले लो लोन ले लो लोन 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 1 लाख का 1 लाख का 1 लाख का ऐसे बेचना ना, मजाक करते हैं तो मतलब वही। तो बैंक और एफआई जो लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं, तो जो लोन्स और एडवांसेस उनके द्वारा दिए जाते हैं, तो आजकल तो कंपटीशन हो गया, तो बैंक वाले तो पीछे पड़े रहते हैं, लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो, फिर उनको रिकवरी करनी पड़ती है सामने वाला यदि लोन रिपे नहीं करे तो उसके लिए एक लॉ बना हुआ था 1993 में, रिकवरी ऑफ द डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड एफआई। उसमें भी क्या हो गया, अमेंड हो गया। अमेंड होने का रीजन बताऊंगा मैं, क्योंकि यदि कोई भी बैंक और एफआई को यदि रिकवरी करनी है, क्योंकि बैंक और एफआई से लोन दिया तो सामने वाला जो भी बोरोअर है, उधार लेने वाला, वो पे नहीं कर रहा क्योंकि गुंडा है वो, ऐसा वाला। आज तक पैसा दिया, नहीं देते तो नहीं देते, ले ले तेरी औकात है तो फिर बैंक और एफआई को क्या करना पड़ेगा, डेब्ट की रिकवरी करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से बोर्ड बना हुआ था, अथॉरिटी बनी हुई थी, डीआरटी। क्या बना हुआ है, कोई लप्पा मार सकता है डीआरटी का फुल फॉर्म, डीआरटी पढ़ा तो नहीं होगा तुमने कहीं भी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो डीआरटी के काम क्या थे, कम थे, क्या थे, बहुत कम काम था इनके पास, ऐसे बैठे रहते डीआरटी। तो फिर अपन आईबीसी बना रहे थे, क्या बना रहे थे, तो अब जब हमने आईबीसी बनाया तो हमने बोला डीआरटी तुम तो ऐसे ही पहले पर बैठे रहते हो, काम वाम है नहीं तुम्हारे पास, तो थोड़ा सा काम तुम्हें भी नहीं देते। तो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, बेटा इधर प्यारी बच्ची, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की जो इंसॉल्वेंसी है वो मैटर किसके पास जाएगा, डीआरटी के पास जाएगा। सारे मैटर एनसीएलटी के पास नहीं जाएंगे, एनसीएलटी पर कौन से मैटर जाएंगे, कंपनी और एलएलपी के। तो कंपनी एलएलपी के रिगार्डिंग जो मैटर है वो तो एनसीएलटी देखेगा, लेकिन यदि इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म है तो उसका मैटर कौन देखेगा, डीआरटी। तो ये पावर हमने किसको दे दिया, डीआरटी को। तो क्या करना पड़ेगा, रिकवरी ऑफ डेब्ट के अंदर भी अमेंडमेंट करना पड़ा। तो रिकवरी ऑफ डेब्ट में भी हमने क्या बोला कि बैंक और एफआईज को यदि डेब्ट की रिकवरी करनी है वो तो आएंगे ही आएंगे डीआरटी के पास। कौन, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की यदि इंसॉल्वेंसी का कोई मैटर होगा वो भी डीआरटी के पास जाएगा। ये हमने अमेंड कर दिया। किस में अमेंडमेंट कर दिया, आरडीबी में। आरडीबी रिकवरी ऑफ द डेब्ट्स, समझ में आ गया। और इसका नाम बदल दिया अपन ने। अभी तक क्या नाम है इसका, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड एफआईज। तो अब ड्यू टू बैंक और एफआईज अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि अब कौन सा मैटर जाएगा, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी का। और इंसॉल्वेंसी फेल होगी तो इंडिविजुअल का कभी लिक्विडेशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई इंडिविजुअल यदि पैसा नहीं दे पाए तो उसको रोड पे चौराहे पे खड़ा करके इसे मार दो। तो इंसान को मारने की बातें नहीं की जाती है। यदि कोई भी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म मेरी लायबिलिटीज नहीं पे कर पाता है तो उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करो। और रेजोल्यूशन नहीं हो पाए तो बैंकक्रप्ट होता है। क्या होता है, लिक्विडेट नहीं होता है, बैंकक्रप्ट होता है। तो उसका नाम बदल दिया हमने। क्या नाम रख दिया, कब बदला, 2016 में। रिकवरी ऑफ डेब्ट्स, ये तो काम यही ओरिजिनल काम तो बैंक और एफआईज की रिकवरी वाला। और इसमें क्या डाल दिया इन्होंने, बैंकक्रप्सी। नहीं आया समझ में, ये अमेंडमेंट हो गया। बैंकक्रप्सी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया रिकवरी ऑफ डेब्ट के अंदर। तो बैंक और एफआईज की आप रिकवरी तो करूंगी करूंगी, और बैंक और एफआईज की रिकवरी के साथ आपका क्या काम होगा, ये जो इंडिविजुअल पार्टनरशिप कंपनी जो मैटर है वो भी डीआरटीई देखेगा। पॉइंट नंबर 5, सरफासी। आगे बताऊंगा, ये भी बैंक और एफआईज की रिकवरी करने के लिए कुछ होता है। तो ये अपन पूरा प्रॉपर एक्ट है, बड़ा मजा आएगा। तो सरफासी में भी यदि कहीं रेफरेंस हुआ इंसॉल्वेंट कंपनीज का कुछ, तो बैंक और एफआईज है, तो बैंक और एफआईज को रिकवरी करनी है। तो बैंक और एफआईज को यदि रिकवरी करनी है किसी इंसॉल्वेंट कंपनी से, तो सरफासी एक्ट 2002 के अंदर अब रेफरेंस किसका आएगा, आईबीसी का। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, फाइनेंस एक्ट 1994 क्या है, किसी पता है? सर्विस टैक्स।
क्योंकि 2016 से पहले तो सर्विस टैक्स था, तो सर्विस टैक्स को भी हमने क्या किया, वो तो हटा दिया, बाद में हटाया। तो सर्विस टैक्स में क्या अमेंडमेंट हुआ, यदि कहीं भी इंसॉल्वेंट कंपनी का यदि रेफरेंस आएगा तो वो पहले किसका रेफरेंस हुआ करता था, उस समय के जो भी एप्लीकेबल लॉज होते थे। अब किसका रेफरेंस आएगा, तो सर्विस टैक्स के अंदर डाला कि यदि आपको सर्विस टैक्स से रिकवरी करनी है तो रिकवरी किसके अकॉर्डिंग होगी, आईबीसी के अकॉर्डिंग होगी। इनकम टैक्स भी रिकवरी की बात करेगा किसी पर्सन से तो क्या बोलेंगे हम, आईबीसी। और पहले इनकम टैक्स क्या करता था, बाकी लोग का रेफरेंस देता था, अब किसका रेफरेंस देगा, आईबीसी का। पहले एक्साइज ड्यूटी भी था, तो एक्साइज ड्यूटी में भी किसका रेफरेंस आता था, पहले पुराने लोग का, अब किसका रेफरेंस आएगा, आईबीसी का। कस्टम एक्ट में भी अमेंडमेंट आ गया, समझ में आ गया, कोई डाउट। फाइनेंस एक्ट 1994 इज अ सर्विस टैक्स, है ना। मैं चारों को एक ही मिनट समझा देता हूं। आज आपका सर्विस टैक्स बनता है, या कोई इनकम टैक्स बनता है, या आपका कोई एक्साइज ड्यूटी बनता है, या आपका कोई कस्टम ड्यूटी बनती है। तो कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स या एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स से रिकवरी करनी है तो किसी पर्सन से रिकवरी करनी है, और वो पर्सन क्या हो सकता है, इंसॉल्वेंट। समझे ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, वेरी गुड। इस दिविसा से मुझे इनकम टैक्स लेना है, क्या लेना है, 3 करोड़ का। ये बोलती है मेरी तो लाइब्रेरी पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो दिवालिया 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 दिवालिया। तो पहले पुराने लॉज से रेफरेंस देते होंगे, तो इनकम टैक्स में लिखा हुआ होगा बाकी लॉज को ध्यान में रखते हुए। अब इनकम टैक्स क्या बोलेगा, यदि आपको किसी पर्सन से डिमांड रिकवरी करनी है, जो पर्सन इंसॉल्वेंट है, तो इंसॉल्वेंट है तो बाकी लोग भी देखने पड़ेंगे, क्या पता आईबीसी कुछ और बोलता हो। तो आईबीसी का ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा। तो यदि फॉर एग्जांपल कोई इनकम टैक्स से रिकवरी की बात हो, या फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में यदि किसी इंसॉल्वेंट के रिगार्डिंग कोई रेफरेंसेस दिया हुआ हो, सर्विस टैक्स में रेफरेंसेस दिया हुआ हो, कस्टम ड्यूटी में रेफरेंस दे रखा हो, एक्साइज ड्यूटी में रेफरेंस दे रखा हो, अब तो इन सब की जगह इनकम टैक्स को छोड़ के बाकी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कहाँ आ गए, जीएसटी में। तो वहां पे जीएसटी यदि किसी ने पढ़ा हो रिसेंटली और याद होगा, उसमें लिखा हुआ था एक जगह, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ आईबीसी 2016। इतना याद नहीं होगा, मुझे पता है। तो डिमांड एंड रिकवरी के अंदर जीएसटी के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, क्योंकि जीएसटी में तो इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि वो 2017 में आया और आईबीसी 2016 में आ गया। लेकिन जो लोग 2016 के पहले के बने हुए थे वो उस जमाने के हिसाब से ही देखते होंगे, इसलिए तो उन सारे लॉ के अंदर चेंज करना पड़ेगा, किसका, आईबीसी का रेफरेंस डलवाना पड़ेगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन तो एनीवन। कितने लॉज हो गए, 3 कानून खत्म हो गए, और 10 लॉज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट। एक कंफ्यूजन ऐसे आ जाता है, एग्जाम के पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि तुम लोग एग्जीक्यूटिव क्लियर हो, क्लियर हो ना, तो पता नहीं कितने कानून पढ़ के आए हो, बहुत सारे कानून पढ़ के आए हो। तो जनरली एक दिमाग, बच्चे के दिमाग में डाउट आता है बहुत बार, सर जनरली एक्ट वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है, यहां पे एक्ट की जगह इन्होंने कोड वर्ड क्यों यूज किया, एक्ट बोलते ना, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। यदि किसी कानून को हटा के यदि हम नया कानून लिखे आओ तो एक्ट वर्ड यूज करते हैं, जीएसटी एक्ट। सॉर्ट ऑफ पुराने कानून नहीं था, नया लेवी लगाया, सप्लाई वर्ड यूज किया। क्या वर्ड यूज किया, पहले मैन्युफैक्चरिंग था, सेल था, अब क्या वर्ड यूज करते हैं वो, सप्लाई। तो यदि आप एक नया कानून यदि लगा रहे हो, ये नई लेवी यदि इंपोज कर रहे हो, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, एक्ट। कोड वर्ड यूज किया जाता है यदि पुराने कानून का कंपाइलेशन हो, तो क्या हो, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन समझ में आता है, कंपाइल करना। तो यदि इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग तो पहले भी बहुत सारे लॉ बने हुए थे, उन सारे लॉज को आपने क्या किया है, कंपाइल किया है और चेंजेस किया है एज पर द टूडेज सिनेरियो।
वक्त के साथ जो चेंजेस हुआ है उनको आपने कंसिडर किया, और बाकी जितने भी लॉ ऑलरेडी बने हुए थे उनका क्या है, कंपाइलिंग। इसलिए अपन यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं, कोड। समझ में आ गया? कोड इज ए कंपाइलेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज। जितने भी लॉ बने हुए हैं उन सबका कंपाइल किया हुआ कोड होता है। और एक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी नई लेवी इंपोज करना, कोई भी डिसीजन पास्ड करना रिगार्डिंग विद एनी मैटर। कोई कंफ्यूजन? अपना टाइम हो गया, जितना मैंने पढ़ा उतना पढ़ के आना। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।